अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी बांग्लादेश में तनाव कम नहीं हो रहा है। बगावत के बाद आज 7वां दिन है और इस बीच सेना के काफिले पर भी हमला किया गया। रोड पर सेना तैनात है। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, जिसके बाद दबाव में चीफ जस्टिस को पद छोड़ना पड़ा। तमाम अपील और कोशिशों के बाद भी बांग्लादेश में प्रदर्शन का दौर नहीं थम रहा। अब जिससे इस देश के भविष्य को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जगह जगह अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बगावत के 7 दिन हो चुके हैं, इसके बाद भी बांग्लादेश में हालात काबू में नहीं हैं। सेना के काफिले पर भी हमला कर दिया गया और वहीं मोहम्मद यूनुस ने छात्रों से अपील की है अल्पसंख्यकों को बचाने की। चीफ जस्टिस का इस्तीफा हो गया और ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये सिर्फ बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, बल्कि अब आपको हम समझा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश राजधानी ढाका से शुरू करिए, चटगांव और फिनलैंड भी पहुंचिए। फिनलैंड में इसलिए कि तमाम हिंदू उतरे हैं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर। वाशिंगटन में भी, अलीगढ़ और लंदन तक भी आवाज बुलंद हो रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को काम संभाले 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई ठोस ऐलान हुआ नहीं है। इस बीच अंतरिम सरकार के मुखिया ने अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने की बात कही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन से लेकर हिंदुओं के प्रदर्शन तक बांग्लादेश की सड़कें बता रही हैं कि हालात काबू में हैं, लेकिन शांत नहीं। बांग्लादेश में गुस्सा थमा नहीं, बांग्लादेश में आक्रोश रुका नहीं। पहले पीएम को बेदखल किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। चीफ जस्टिस ने छोड़ी कुर्सी, अब सेना के काफिले पर हमला। चुनौतियों से घिरे हैं सरकार के प्रमुख यूनुस। ये ढाका की सुप्रीम कोर्ट के परिसर की कुछ घंटे पहले की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारी अपने अल्टीमेटम के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट में जा थमके, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। दबाव में चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को पद छोड़ना पड़ा। 5 और जजों ने भी इस्तीफा दे दिया। खबर ये थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। गुस्सा आरक्षण को लेकर आए शीर्ष अदालत के फैसले पर है। এজেন্ট হয়ে তারা এখনো কাজ করছে, অর্থাৎ এই দেশের জনগণের আপামর জনগণের বিরুদ্ধে কিন্তু এখনো তারা কাজ করছে। তারা কিন্তু মূলত এই বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন এই জনতা যেহেতু রাষ্ট্রকে স্বাধীন করেছে, এখন তারা এই বিচার বিভাগকে দেশের জনতার বিচার বিভাগে পরিণত করার জন্য এখানে যারা বিচারকরা আছে তাদের বিরুদ্ধে তারা এখানে আন্দোলন সংগ্রামে এসেছে। चुनी हुई सरकार के बाद अब न्यायाधीशों के खिलाफ यह गुस्सा बता रहा है कि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बगावत के बाद आज 7वें दिन भी सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तक छात्रों से लेकर वहां की आवाम सड़कों पर है। पुलिस मोर्चा छोड़ चुकी है और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सड़कों पर आवाजाही कम है और जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी हैं। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश के गोपालगंज में सेना के काफिले पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। जाहिर तौर पर नई सरकार के नेता यूनुस के लिए बड़ी चुनौती है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। यूनुस ने बयान जारी करके कहा, अल्पसंख्यकों पर हमले घर्षित हैं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की सुरक्षा करें। आपने देश बचाया है, क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? देश को आगे बढ़ाने की कोशिशों को बर्बाद मत होने दीजिए। उधर डरे अल्पसंख्यक लगातार भारत की तरफ आना चाहते हैं। भारत की सरहदों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। साफ है कि बांग्लादेश के हालात अब भी सामान्य नहीं है। देखना यह होगा कि कब तक हालात काबू में आते हैं। जलपाईगुड़ी से अनुपम के साथ ढाका से आशुतोष मिश्रा, आज तक। चलिए अब आपको बांग्लादेश से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 1971 की जंग और बांग्लादेश मुक्ति दिवस की कुछ तस्वीरें और
म्यूरल लगे हैं। तोड़फोड़ हुई लेकिन इनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बांग्लादेश के इतिहास में भी दरअसल एक ऐसा नक्शा है जिसमें दुनिया में एक भूगोल बदला था, और वो था 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के कब्जे को खत्म करके बांग्लादेश का उदय हुआ था। और आवामी लीग दफ्तर में जब मैं आया हूं, जहां तोड़फोड़ की तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, यहां एक और तस्वीर भी दिखाई देती है जो ध्यान आकर्षित करती है, और वो है कि कैसे मुक्ति वाहिनी जो संघर्ष कर रही थी बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं, वो लड़ रहे थे। आप ये पीछे देख पा रहे हैं, मुक्ति वाहिनी, ये इनकी रेप्लिका, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में इनका सबसे अहम योगदान है। लेकिन इसी तस्वीर के ठीक ऊपर आवामी लीग की जो इमारत है, जो हेडक्वार्टर है, इस पर मैं आगे जाता हूं तो मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जहां चारों ओर इस समय आपको आगजनी और हिंसा दिखाई दे पड़। उसमें आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाई देगी जहां पर आपको बांग्लादेश का इतिहास दिखाई पड़ता, और वो है 1971 की ये तस्वीर, 16 दिसंबर, जब आपको जनरल आमिर नियाजी ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने सरेंडर कर दिया था, और उसी के बाद वो एक तारीख थी इतिहास में दुनिया के, जब बांग्लादेश का उदय हुआ। और इसीलिए शेख हसीना की जो पार्टी आवामी लीग, उसके हेडक्वार्टर में आपको आज भी ये तस्वीर दिखाई पड़ती है। पूरी इमारत में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, लेकिन इसके बीच बांग्लादेश का जो इतिहास है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है, और साथ ही उस इतिहास में काला अध्याय ईस्ट पाकिस्तान के तहत उस समय होने वाले यहाँ के लोगों पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, वहाँ की सरकार के अत्याचार का। तो आज भी मुक्ति वाहिनी की तस्वीरें दिखाई देंगी जिन्होंने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसके ठीक ऊपर बांग्लादेश के उदय की वो तस्वीर भी दिखाई पड़ती है जब पाकिस्तान सरेंडर करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन उस नए बांग्लादेश के बाद आज क्या हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। चलिए, आप सभी को हम अब सीधा ढाका लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, चूंकि आपकी ढाका में मौजूदगी है, तो अभी क्या हालात आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें भी ज्यादातर दिखाते रहिएगा। और आज सेना के काफिले पर भी हमला हुआ है, तो हालात सामान्य इसे कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और गोपालगंज में चूंकि जब वहां पर सेना की कॉन्वॉय जा रही थी, 5 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। और आप समझिए कि ढाका शहर में तो फिर भी हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जो बाहरी इलाके हैं, दूसरे जो जिले हैं, और खासकर यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर, मसलन ढाका में आप देखेंगे तो आपको चहल पहल दिखाई देगी, जहां तहां लोग दिखाई देंगे। हालांकि ये जो डेंसिटी है, वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये कम है। और अगर मैं आपको बताऊं मैं इस समय कहाँ हूं, मैं हूं इस समय ढाका में पुलिस हेडक्वार्टर पे। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर की हिफाजत इस समय बांग्लादेश की सेना कर रही है। आर्मी सड़कों पर तैनात है और ये पुलिस हेडक्वार्टर की निगरानी कर रही है, यहाँ की सुरक्षा कर रही है। दरअसल जब प्रदर्शनकारी यहाँ से निकले तो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर आगे पत्थरबाजी हुई, कई जगहों पर शीशे तोड़े गए, वहां पर हिंसा हुई। और ये भी एक सच है कि ये शायद इकलौता इस समय ऐसा देश है जहां की पुलिस नदारद है। वो उन्हें अपनी जान का खतरा है कि प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी हुई थी तो जनता अब उसका बदला लेगी। अब आप सोचिए कि ये पुलिस हेडक्वार्टर है, अंदर आपको यहाँ पुलिस कर्मी नहीं दिखाई देंगे। इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? इसकी हिफाजत यहाँ की सेना कर रही है, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कर रही है, अर्धसैनिक बल जो इनके हैं, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज आप ये भी समझिए कि डॉक्टर यूनुस की सरकार का औपचारिक रूप से पहला दिन है, आज वो कामकाज संभालने वाले हैं। और ऐसे में चिंता इस बात की थी कि जब तक कानून व्यवस्था बहाल करने की जो पहली एजेंसी है वो सड़क पर नहीं आती तो हालात कैसे ठीक होंगे? क्या सड़कों पर सेना, जिनकी जो जिम्मेदारी है वो बाहरी इलाकों की है, तो ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा है कि बांग्लादेश का भविष्य आखिर कहां जा रहा है? बिल्कुल। और जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा था, हमने देखा कि कई जगह पर वहां पर जो हिंदू हैं हजारों की संख्या में भी उतरे, विरोध प्रदर्शन करते रहे और सुरक्षा की मांग करते रहे। और लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक भी हमने देखा है इसका असर। तो अभी क्या हालात हैं? देखिए, हमलों की जो श्रृंखला एक चली लगभग 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, फिलहाल बीते 48 घंटों में अब वैसी घटनाएं नहीं हैं। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जिस डेंसिटी में, जिस इलाकों में हुए थे, वहां लोग मंदिरों में या किसी कैंपों में जाकर के रहने लगे हैं। खुद बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार कह लें, इंटरिम गवर्नमेंट कह लें, सेना ने, उन्होंने भी 50 लगभग 150 रिलीफ कैंप बनाए हैं कि जो हिंसा के पीड़ित हैं वो उन कैंपों में जाकर के रह सकें। तो वहां लोग रह रहे हैं। हम कोशिश आज ये कर रहे हैं कि दरअसल ढाका से आगे उन इलाकों तक पहुंचे, लेकिन वहां सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर सेना के काफिले पर हमला हो सकता है तो ऐसे में असामान्य
असामाजिक तत्व किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। तो डिस्प्लेस लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। अब कुछ इलाकों में हालांकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो रात भर उन इलाकों में हिंदू जो इलाके हैं वहां पर जाते हैं, उनके घरों के बाहर जाते हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, आप सुरक्षित है, आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और वो मान रहे हैं कि हाँ, कुछ कट्टरपंथी ताकतें जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का फायदा उठाया और यहाँ के हिंदू समाज को टारगेट किया, उनके मंदिरों को, उनकी संपत्तियों को, उनके ऊपर हमले किए, उन घटनाओं में रोक आई हो। लेकिन इस रोक के बाद जिस मैग्नीट्यूड पर था उसकी असली तस्वीर तब सामने होगी जब कोई जांच होगी। जांच तब होगी जब देश में कोई सरकार होगी और सरकार जब होगी तब कोई व्यवस्था होगी। तो फिलहाल ये देश बिना किसी व्यवस्था के चल रहा है और ऐसे में मैग्नीट्यूड कितना था अल्पसंख्यकों पे हुए इस हमले का, इस आंदोलन के दौरान, उसकी असली तस्वीर तब तक संभवतः सामने नहीं आ पाएगी। आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।